वो सब मैंने अपनी एनजीओ लाइफ में फेस किया, और एनजीओ मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट रहा है अभी तक। अरे तू तो एनजीओ चलाता है, अरे तू अपना बाइसेप्स कैसे दिखा सकता है? उसके पास ना फंड की थोड़ी सी कमी हो रही थी, क्योंकि उसके फादर को कैंसर लास्ट 2-3 ईयर से था। अर्न करने वाला वो एक अकेला था। मैंने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट की, मैं लिटरली लोगों के घर गया कि हमें ज़रूरत है, प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर दो प्लीज़। शायद 10 और 12 डेज वो अंकल जी हमारे बीच नहीं रहे। सो आज मतलब अपन लोग बैठे हैं, बहुत नीलेश आया ना। नीलेश, तो मैंने तुम्हें देखा ऊपर से नीचे, यू आर वेरी हेल्थ फ्रीक और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड हो, तो उसका रीज़न क्या है? मतलब सही लग रहा है तो उसका क्या है? मतलब उसके रिलेटेड भी कुछ हो, मतलब ध्यान रखते हो? नहीं ऐसा कोई रीज़न नहीं है, जस्ट पसंद है ऐसा, पसंद है ऐसा करना। ऑल्सो मैंने टैटू देखा तो उसमें इंटरेस्ट डेफिनेटली टैटूज में बहुत इंटरेस्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा। मतलब इससे ये कुछ सिग्निफाई करता है करंट टैटू? नहीं, दिस इज फॉर माय मॉम एंड डैड, माँ एंड पा, सो बस दिस इज फॉर माय मॉम एंड डैड, और बाकी आगे शौक वाला शौक। सीन और फिर शादी होगी तो वाइफ का नाम लिखवाने पड़ेगा दिल पे। है। तो मैं बताऊं, नीलेशों में है ना बहुत पुराने दोस्त हैं, मतलब जो हम शायद कितने 7 साल के, उससे भी कम के होंगे, तब से दोस्त हैं। तो क्या था ना, मेरे जो नेबर थे वो इसकी नानी थी, तो ये वहाँ पे आता था, तो हम तब से इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे एक एज तक नानी वहाँ पे रही, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, तो इसका आना बंद हो गया था। फिर इससे मैं मिला सीधे कोविड के टाइम पे, कोविड का टाइम हुआ था, तो इसने एनजीओ स्टार्ट करा था अपना, ठीक है। तो उसने एनजीओ स्टार्ट करा, तो मैं बार बार स्टोरीज में देख रहा था, मैं तो जानता था, मैंने बंदे को पहले से मैसेज कर दिया, मैंने कहा हाय फॉलो भी, वो रिक्वेस्ट भी भेज दी। 1 महीना हो गया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर से इसकी स्टोरी आई है, मेरे दोस्त ने रीशेयर करी थी, तब मैंने उस पर मैसेज करा फिर से, तब उसने बोला हाय अन्नी ऐसा वैसा, फिर हमारा फिर से कॉन्टेक्ट स्टार्ट हुआ, तो तब हुआ था हमारा फिर से स्टार्ट। मतलब तुम्हारा कॉन्टेक्ट वापस एनजीओ के थ्रू हुआ। और एनजीओ मन की बात मन की उड़ान, मन की उड़ान, हाँ। मन की उड़ान, हाँ, NGO। मतलब हंस हो सकते हैं, एक लेवल पे रहो ना। तुम जिस टॉपिक बात करने वाले वो भूल गए। नहीं टॉपिक है मेरे को, हाँ। ठीक है। अपन तुम्हारे मतलब एनजीओ का नाम मन की उड़ान है ना, हाँ। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब तुम बचपन में कैसे थे, जब मतलब तू सौ में इस तरीके से बता पाएगा ना कि बचपन मैं में बताऊं, कैसा था? ये बचपन में कैसा था ना, बचपन में ऐसा सिनेरियो था कि बहुत फेंकता था यार, मतलब हम तीन दोस्त थे, तीनों ही बहुत हरकत करते थे। इसकी मेरे को याद है, एक बार मेरे से बोलता है कि धर्मेश सर को जानते हो तुम, जो हाँ, डांस करते हैं, हाँ। डांस इंडिया डांस हाँ। मेरे से कहता है, सीडी में भी है ना। मेरे से कहता है कि यार वो धर्मेश सर है ना, हम तीनों दोस्त बैठे थे, वो धर्मेश सर है ना, वो यार मेरे को डांस सिखाने आते करते। अब मैं जानता नहीं था, मैं घर पे गया तो मैंने दीदी से पूछा, मैंने कहा दीदी धर्मेश सर कौन है? दीदी ने बताया अरे वो डांस करते हैं। मैंने कहा और मैंने कैसा फेंकू है यार। फिर एक हमारा दोस्त और था हर्ष, तो वो भी बहुत कमी था, बहुत। वो क्या करता था, जैसे हम लोग बैठे हैं तो वो कुछ बात देगा, ये कुछ बात देगा, मैं कुछ बात दूंगा। तो एक बार ये बोलता है कि मेरे को वो एक टायर पे साइकिल होती थी ना, एक टायर वाली यूनिसाइकिल। हाँ यूनिसाइकिल, मैं वो चला लेता हूँ। मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ? कहता है मम्मी से पूछ ले। तो मैं गया बुआ के पास, मैंने कहा ये कह रहा है ऐसा, वो भी कह देती कि हाँ तुमको पता पागल है, मानेगा है नहीं। हाँ कर दी थी। और मैं बहुत उसमें चला गया था, मैंने कहा यार लड़के सोचो मेरे संग कितने टैलेंटेड है, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तो उस टाइम पे ये बहुत ही ऐसा था, मतलब हम शुरू से ही ऐसे थे कि चिल, कुछ भी चल रहा है, कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़ाई हो गई, आपस में लड़ाई हो गई, कुछ चल रहा है, अलग सिनेरियो था। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मेरे कोविड में पता पड़ा था ना, तो मेरे को तो यही लगा था, मैंने कहा पता नहीं भाई एकदम कैसे एकदम स्विच हुआ। मेरे को तो ये भी लगा था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं इसको रोडीज वगैरह में जाना हो, इधर जाना हो, तो पहले का प्लान रेडी कर रहा हूँ। रेवोल्यूशन के हाँ, बाद तो मेरे को ऐसा भी लगा था। लेकिन फिर इससे मेरी जब कॉल पे बात हुई ना, तब मैंने क्लिक किया, मैंने कहा भाई लोग ने बहुत बदल गए हैं, पहले जो सिनेरियो था ना वो नहीं है। बात करके लगा कि हाँ भाई बहुत मेजर डिफरेंस था। तो मतलब क्या रीजन था ऐसे इवॉल्व होने का, ऐसी पर्सनैलिटी डायरेक्ट स्विच का? लाइक आप लोगों को पता है कि कश्मीर की हालत कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। सो डेली जब हमारे कोई आर्म फोर्स से कोई भी शहीद होता था ना, तो पता नहीं क्यों हिट करता था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा पेट्रियोटिक है, सब लोगों को इंडियन आर्म फोर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत है, सब लोग बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, और मुझे भी स्टार्टिंग से यही सिखाते रहे। बट बचपना है तो बचपन में तो सब कुछ, बट जब धीरे धीरे थोड़ा सा ध्यान आया, थोड़ा सा जब स्टडी किया उनके बारे में, जब पता चला कि जो 1947 में 1857 में हमारी कंट्री में क्या हुआ है, हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा प्यारी है, और उसकी जो मिट्टी है उसमें कितना ज़्यादा प्रेम है हम लोगों के लिए, जब वो पता चला
जब उसके बारे में थोड़ी स्टडी की तो मुझे पता चला कि हाँ, जब इस मिट्टी के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी है तो मुझे भी कुछ करना है। इस मिट्टी ने मुझे सब दिया, घर दिया, पेरेंट्स दिए, फैमिली दी, सब कुछ दिया, तो मैं नहीं कुछ क्यों ना दूँ। सो इसीलिए फिर 15 अगस्त 2020 को इंडिपेंडेंस डे था और मेरी फैमिली में 4 लोग कोविड पॉजिटिव थे। तो उस दिन मुझे मेडिसिन लेना था अपनी फैमिली के लिए, तो वहाँ एक मुझे छोटा बच्चा मिला और वो रो रहा था काफ़ी ज़्यादा, और उसने मुझसे ये बोला कि भैया मैंने और मेरी फैमिली ने पिछले 7 दिन से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसी थी कि अगर कोई मिडिल क्लास इतना सरवाइव कर रहा था, सफ़र कर रहा था, तो जो ऐसे लोग हैं जो नीडीज हैं वो पहले भी सफ़र कर रहे तो अब कितना सफ़र कर रहे होंगे। तो देन वहाँ मैंने थोड़ा सा ऐसा सोचा कि मैं आर्म फोर्स में तो ज्वाइन नहीं हो पाया मेरी हेल्थ इश्यूज़ के चक्कर में, बट मुझे कुछ करना था तो मैंने अपने एनजीओ का स्टार्ट किया। 15 अगस्त 2020 को मैंने अपने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने बताया कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ। मैंने लिटरली सिर्फ 30 मिनट सोचा ये डिसीजन लेने के लिए कि मुझे कब से स्टार्ट करना है, और मेरा पहला जो इवेंट था वो 17 अगस्त को था। 15 अगस्त को मैंने अपने फ्रेंड से, फैमिली से शेयर किया। 17 अगस्त को जब मेरा इवेंट स्टार्ट होना था, इवेंट का टाइमिंग था 8 बजे, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब रेडी थे, हमारा मटेरियल रेडी था कि हमें वर्क करना है। एंड देन मेरे चाचू की कोविड की रिपोर्ट आई और वो पॉजिटिव निकले। उस टाइम एम्बुलेंस खड़ी है और हमारा रिपोर्ट उस समय नेगेटिव आया था। एम्बुलेंस खड़ी है, या तो मैं जो मैंने वादा किया है वो मैं तोड़ दूँ, या तो मैं फैमिली को देख लूँ, या तो मैं दोनों भी कर सकता हूँ। मतलब करने के लिए इंसान है ना सब चीज़ें मैनेज कर सकता है, बट थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा अगर वो सोचे तो उस समय मैंने बस यही डिसाइड किया कि जो 8 बजे का टाइम है मैं उसको 9 बजे तक कर लेता हूँ, और जैसे ही मेरे चाचू को एम्बुलेंस ले जाएगी हॉस्पिटल, मैं उसके बाद अपना इवेंट ज़रूर करके आऊँगा, क्योंकि फिर लोगों को ये ना लगे कि एनजीओ स्टार्ट किया है और उसने वर्क नहीं किया। तो पहला इवेंट मेरा ऐसा हुआ, और 9 दिन तक मैंने जो इवेंट किया मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, और 9 दिन तक मैंने इंडिविजुअली वर्क किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ, मतलब डर था उस समय, डर का माहौल था, कोई क्लोज आना पसंद नहीं कर रहा था। तो ऐसे ऐसे करते आज 2.5 साल मुझे ऑलमोस्ट हो गए हैं। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स और काफ़ी सारे अचीवमेंट्स और कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं नहीं सोचा था कि मुझे फेस करनी पड़ेगी, वो सब मैंने अपनी एनजीओ लाइफ में फेस किया, और एनजीओ मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट रहा है अभी तक। मुझे जितना इससे अप्रिसिएशन मिला है, उससे बड़ी बात कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, उनको प्राउड फील कराया मैंने। इस एज में मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमारे बेटे ने कुछ करके दिखाया, या हमारे दोस्त ने कुछ करके दिखाया। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, ये भी मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आप लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी रख पा रहा हूँ। तो मतलब फैमिली शुरू से ही सपोर्ट, जैसे हाँ, फैमिली का सपोर्ट स्टार्टिंग से था, बट कोविड के टाइम में कुछ मेरी फैमिली के मेंबर्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, वो सब लोग मना कर रहे थे, क्योंकि कोविड एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ कोई भी नहीं चाहता था कि हम किसी से इंटरेक्ट करें, क्योंकि आप देख रहे थे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल वाली थी, और वर्क करते समय हमें भी डर था कि अगर हमें हो गई तो हमारे थ्रू हमारी फैमिली को फैलेगी। तो इसीलिए बट थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय फैमिली, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और आज मैं जहाँ भी हूँ उनकी वजह से और फैमिली फ्रेंड्स की वजह से। मतलब पेरेंट्स कंसर्न होते हैं आपके बारे में, पर आपको रोक नहीं रही है, अच्छी बात है ना। मतलब बेसिकली आज मतलब पेरेंट्स में एक दिक्कत है कि वो इतने ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि वो आपको, उनको नहीं पता, वो आपको रोक देते हैं चीज़ें करने से कि नहीं हम, वो उनको चिंता ही है अपने बारे में, पर वो कंसर्न इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ऑब्स्टेकल बन जाता है। सही बात है। सो वो नहीं हो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कंसर्न थे, पर एक लिमिट तक, देखो ध्यान रखना अपना, ये कहना बहुत बड़ी बात होती है कि ध्यान रखना, नहीं लिटरली, है ना, बड़ी बात होती है। पर जैसे तू बोल रहा है कि तूने बहुत सारी चीजें फेस की, तो फेस किस सेंस में की? फंड्स में फेस करी, या फिर मतलब फंड्स में तो मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। लोग ट्रस्ट कम करते हैं, नया होते तो आप, हाँ, वो वाला दिक्कत, मतलब ट्रस्ट लोगों को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक उन्हें वर्क नहीं दिखेगा, जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये जेन्युइन है, तो वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी फेस करनी पड़ी कि मुझे गाली दी गई, अब्यूज़ किया गया। मेरा इंस्टाग्राम जो मन की उड़ान पेज है
उसको डीएक्टिवेट करने का, और मुझे काफ़ी सारी मतलब ऐसे धमकी दी गई कि एनजीओ बंद कर दो, अदरवाइज आपको हम प्रॉब्लम मतलब आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो ऐसी भी काफ़ी सारी मतलब problems लोग face करनी अच्छा करते तो नहीं है, मतलब जब नहीं कर पाते हैं तो लोग तो एक जेन्युइन रीजन भी हो सकता है उनकी लाइफ में बिजी हैं, तो लोग अच्छा करते देख भी नहीं पाते देख भी नहीं भाई। पाते। या ये फिर शायद बात सुना है। होगा कि ना अगर कोई पर्सन सक्सेस होता है या अपनी लाइफ में एक सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, तो हाथ में कोई उसको नीचे गिराने वाला जरूर मिलेगा। तो वहां से कैसे सरवाइव करना है वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने बहुत टाइम ऐसा हुआ है जो शायद मेरे टीम मेंबर्स को और मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता, कुछ ही लोगों को पता है कि मैं एक हफ्ता ऐसा भी रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली ना मैं डिप्रेशन फेस कर रहा हूँ। क्यों? एनजीओ के चक्कर में, कि उसने मुझे बोला है कि आपका एनजीओ बंद करा देंगे। तो मेरे लिए तो एनजीओ मेरी लाइफ का पार्ट है। तो जो मेरे दिमाग में ये था कि अगर वो मेरा एनजीओ बंद करा देंगे तो मैं फिर कैसे काम चलेगा। जिसने तुमसे ये बोला कि एनजीओ बंद करवा दूंगा, तो बेसिकली किस बैकग्राउंड से था वो? पॉलिटिशियन था कि कोई बिजनेसमैन नहीं था? ऐसे ये आपकी फील्ड का नाम था? disclose नहीं, नाम डिस्क्लोज नहीं करना, लेकिन हाँ। मुझे किस फील्ड किसी का का था? कॉल रिसीव हुआ, हाँ, आई डोंट नो कौन था हाँ, या हाँ। कौन से बैकग्राउंड से था, हाँ। मुझे जस्ट कॉल रिसीव हुआ कि ऐसा ऐसा ऐसा। अब हो सकता है कि वो कोई मेरा फ्रेंड हो, कोई मेरा दोस्त हो, कोई भी हो सकता है, अब डोंट नो कौन था। मे भी हो सकता है कि मेरा कोई क्लोज वन ही हो जो नहीं चाह रहा हो कि मैं वर्क करूं, क्योंकि मुझे एनजीओ जब स्टार्ट किया था तब से मुझे अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हुआ। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफ़ी लोग मुझे जानने लगे। तो मे भी हो सकता है, वैसे मैंने देखा है कि कुछ क्लोज वंस जो होता है ना, उन लोगों को लगता है कहीं ना कहीं, सबको नहीं लगता बट कुछ कुछ होते हैं, तो मे भी हो सकता है वो हो या कोई क्लोज वंस मतलब दिक्कत होता है कि वो मतलब जेलेसी फैक्टर भी आ Factor जाता आ है। जाता है। ये वो जो नजर की चीज होती है ना भाई, वो लिटरली मैं तो मानता हूँ उससे। व्हेन यू टेल समवन ना कि मैं ये करने वाला हूँ, और मतलब करने वाला हूँ, यू जस्ट हंसते हैं। डोंट स्टार्ट इट, हाँ। तो भाई वो चीज नहीं हो पाती। आप जितने ज्यादा लोगों को बता दोगे ना, उतने कम चांसेस हो जाते हैं उस चीज के होने के। होने तो लिटरली वाला सीन मेरे को पता है इम्प्रेसिव क्या लगता है इसमें, जैसे हाँ। एक तो इसकी पर्सनैलिटी स्विच हुई, हाँ। लेकिन क्या होता है ना, जो एनजीओ में आ जाते हैं ना उनकी वाइब थोड़ी वैसी हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस। जैसे ये फैशन पे भी दिमाग लगा रहा है, हाँ। ये साला मैंने जिम भी starting में वही जाएगा, बोला ये था। फिटनेस पे भी ध्यान देगा। हाँ। तो मतलब ओवरऑल मैनेज करना ना, मेरे को वो ज्यादा सही चीज लगती है इस बारे में। नहीं, एज अ पर्सन इवॉल्व, मतलब बेसिकली क्या होता है, जो मेरे को तेरे सवाल समझ में आया कि लोग एनजीओ को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं, अपनी लाइफ ही बना लेते हैं, ठीक है, और खुद की पर्सनैलिटी पूरी डिसॉल्व कर लेते हैं अपने एक एनजीओ के अंदर, जो कि अच्छी बात भी है, पता है, पर मेरे साथ हुआ ऐसा। हाँ, वो मुश्किल होता है कि आपके अपने पर्सनैलिटी को जिंदा रख पाना अलग से, वो मुश्किल चीज़ है जो अचीव करी है इसमें। मैं अभी बताना चाहूँगा एक इंसिडेंट। मेरा इंस्टाग्राम जो है, तो मैंने पर्सनल उसमें मैंने शायद मैं दिल्ली में गया था, पार्टी कर रहा था, एक पार्टी थी वहाँ मैं गया था, तो मैंने इसका उसका स्टोरी शेयर किया, तो मुझे कमेंट्स आते हैं, अरे तू तो एनजीओ चलाता है, तू पार्टी में कैसे जा सकता है। हाँ भाई, अब मैंने अपना बाइसेप्स दिखा, अरे तू तो एनजीओ चलाता है, अरे तू अपना बाइसेप्स कैसे दिखा सकता है। आज मैं डैमेज जीन्स क्यों पहना हूँ, इस पे भी क्वेश्चन है कि तू तो एनजीओ चलाता है यार, तू कैसे बन सकता हम है। करते हैं कि थोड़ा ग्राउंडेड रहो, हाँ, थोड़ा तो iPhone- ट्रेडिशनल। जो हमारी कंट्री के लिए प्यार है, हमारे नेटिव लैंड के लिए जो भी हमारे अंदर है, वो हमारे ड्रेसिंग सेंस, हमारे घूमने फिरने, जिम जाने से, पढ़ने से कोई जज कैसे कर सकता है, और जज नहीं करना चाहिए। मैं मतलब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि किसी के ड्रेसिंग सेंस से, किसी के चलने फिरने से आप ये ना जज करें कि वो क्या कर रहा है, क्या कर चुका है। हाँ, बहुत ज्यादा ऐसा अज्यूम करने लगते हैं कि अगर आप कोई सर्टेन वे में ड्रेस करो तो आप ऐसा कैसे ही कर सकते हो, ये आपकी बिल्कुल। पर्सनैलिटी ट्रेट कैसे हो सकता है। बिल्कुल। अगर आप आउट गोइंग हो, आप पार्टी कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, तो आप मतलब टोटल आवारा काइंड ऑफ लोगों में आ हाँ, रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। पर- कि आप थोड़ा हाँ पर ये हाँ। कम्युनिटी कैसी है, जैसे एनजीओ में और ज्यादा एनजीओ भी होंगे या फिर जो इस फील्ड के होंगे, वो सपोर्ट करते हैं, क्या चलता है? एक्चुअली मैं बताता हूँ, अगर कोई सोशल वर्क कर रहा है, हाँ। चाहे वो दिन में एक जने को मील दे या वो दिन में 1000 जनों को दे, उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है जो ये वर्क कर रहा है, तो उन सबको ही हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे हर चीज़ में कहीं ना कोई लूपहोल्स रहते हैं, बिल्कुल। तो वो हर सेक्टर में है। एनजीओ में भी कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ थोड़े अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ते हैं, जहाँ हो जाता है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है बट माइनर है, वो भी ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो शायद हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो यही सारी चीज़ें, बट ऐसा कोई मेजर नहीं है कि जिसे हम बहुत ज़्यादा मतलब
पॉइंट आउट कर सकते हैं। नहीं बेसिकली जैसे कि एक होता है एनजीओज में कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स आपके जितने ज़्यादा हैं उतना ज़्यादा अच्छा आपका एनजीओ है, तो उसके चक्कर में पता है एनजीओ आपस में फाइट कर रहे हैं कि नहीं नंबर ऑफ पोस्ट में ज़्यादा डाल दूंगा मतलब, लेकिन एनजीओ के बारे में नहीं होता ना आपकी पोस्ट कितने ज़्यादा है, एनजीओ होता है कि आप लोगों की मदद कितने ज़्यादा कर रहे हो, तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है एनजीओ कितने ज़्यादा पेजेस और इतने ज़्यादा एनजीओ बन जाने के बाद। वो चीज़ एक टाइम पे हुई थी, बिल्कुल डेफिनेटली मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आश्रम सर्च सदन आप सभी ने सुना होगा, जो वीडियो देख रहे हैं उन सब ने भी सुना होगा। उनके इंस्टाग्राम पे 1K से भी बहुत कम फॉलोअर थे, और जो वो वर्क कर रहे हैं अभी वो मैं नहीं मानता कोई वजह नहीं कर रहा, नॉट इवन इन मध्य प्रदेश। उनका वर्क करने का तरीका, वो जो चीज़ कर रहे हैं, उनने जो सोसाइटी को दिया है उसका हम लोग 1% भी नहीं दे सकते। तो ऐसा है, ऐसा हुआ था कुछ टाइम पहले, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जो भी वर्क कर रहे हैं बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। पता है जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर कोई है, तो उसको अगर ये बोलो ना कि हम ग्वालियर के हैं या फिर वो ग्वालियर का खुद भी है और वो बाहर जा रहा है, तो वो यही बोलेगा ग्वालियर में कुछ नहीं है। बट द थिंग इज लोगों को पता नहीं है स्टोरीज। जैसे स्वर्ग सदन की इसने जो मुझे स्टोरी बताई थी, वो लिटरली भाई इतनी इंस्पायरिंग है और इतनी डीप स्टोरी है वो, मतलब जिस हिसाब से इसने मेरे को बताया है, मैं वो सुन के ही फैन हो गया कि भाई लोग ऐसा भी कर रहे हैं ग्वालियर में। जैसे कि मेरे को ही बता पाओगे क्या? आश्रम सर्च सदन जिसके लिए हम अभी वर्क कर रहे हैं, हम अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, खुशियों का आश्रम। आश्रम सर्च सदन एक ऐसा आश्रम है हमारे ग्वालियर का, जो कि ऐसे लोगों को अपने आश्रम में लेके आते हैं जिनकी फैमिली है बट उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, जो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन में है जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उस पर्सन को ग्राउंड से लेके उसका ट्रीटमेंट, उनको अपने पास रखना, खाना पीना, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी लाइफ का हर चीज़ आश्रम सर्च सदन में होती है। हम लोग वहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं कि मेरा एक स्लोगन है छोटा सा आश्रम सर्च सदन के लिए, कि वहाँ लोग जी तो रहे हैं मगर हम उनके लिए जीने का मकसद लेके आना चाहते हैं। कि वहाँ पे जैसे अब आश्रम सर्च सदन के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो भी उनके डेली शेड्यूल रहता है, जो वो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनमें ही उनको इतना टाइम लग जाता है कि एंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं रह जाता है। तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि उनको कैसे ना कैसे करके एंटरटेन करें, उनको कैसे ना कैसे करके हम लोग खुश करें कि हाँ हम जी रहे हैं और ये हमारे जीने का मकसद ये बच्चे हैं छोटे छोटे। लिटरली मन की उड़ान का जो पेज मैंने देखा था ना, मतलब जब मैं देखता था पूरा सिस्टम, तो उनमें ये करते थे भाई, जैसे एक तो होता है ग्राउंड लेवल पे वर्क, वो ये अपना मेंटेन कर रहे हैं, साथ में भाई वहाँ पे वो जा रहे हैं, मतलब जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, जो भी सिनेरियो है वहाँ पे जा रहे हैं भाई। अगर 26 जनवरी है, कुछ भी ऐसा इवेंट है, ये भाई वहाँ पे उनको सेलिब्रेट करवाते थे। वहाँ पे पूरा म्यूजिक सिस्टम होगा, जैसे होली होगा, पूरा म्यूजिक सिस्टम है, कलर्स है, मतलब उनको पूरी वो वाइब दे रहे हैं फैमिली वाली। मतलब अपन खुद इतना एंजॉय करते हैं अपनी खुद की लाइफ को, होली को, दिवाली को, और कुछ नहीं हो रहा तो मूवीज देखने चले गए, इतना एंजॉय करते हैं। मूवीज का इवेंट भी किया, मूवीज का मैंने भी देखा वहाँ पे वो लगा लिया प्रोजेक्टर। तो मतलब अपन अपनी लाइफ को बिना मूवीज के मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना। और कुछ लोग हैं जो ये सोचते मतलब ये उनकी नेसेसिटी भी नहीं, उनकी नेसेसिटी की रोटी आ जाए तो अब वो आ जाने के बाद तो खुश हैं, पर उनको पता ही नहीं ना, उसको डिस्कवर कराना, लोगों को उस चीज से मिलाना, मतलब उनको वांटेड फील कराना कि वो अलग नहीं है, इसलिए मैं संग के वो भी एंजॉय करे लाइफ उतना ही जितना नॉर्मली अपन करते हैं। एक ऐसा केस भी हुआ था हमारे साथ कि वहाँ पे एक अंकल जी रहते थे, वो बोलते नहीं थे, हम लोग जब जाते थे उनने हमसे कभी इंटरेक्ट ही नहीं किया, बट धीरे धीरे हमें जब 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, 6 महीना हुआ, तो धीरे धीरे उन्हें बोलना चालू किया। और वो अपनी फैमिली से मैं नहीं मानता 30 से 40 साल से दूर थे, मतलब 30-40 साल से वो अपनी फैमिली से नहीं मिले। मतलब फैमिली उनको ना मिलने का रीजन क्या होता है? मतलब फैमिली ने छोड़ देती है, फैमिली उन्हें छोड़ देती है, जैसे रोड पे कहीं या कोई मिसिंग हो जाए, थोड़ा सा कोई मेंटली इल है थोड़ा, और वो अपने घर से चले जाए, तो उसको नहीं पता ना कि मैं कैसे जी सकता हूँ, तो उसके पास ऑप्शन क्या है, वो कहीं भी बैठ जाएगा। उसको नहीं पता कि मुझे चेंज भी करना होता है, मुझे फेस वॉश भी करना होता है हाथ पर, तो उनको नहीं पता। तो फिर वो ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि अगर उनको थोड़ा सा घाव हो जाता है ना, तो घाव को ऐसे करके वो घाव बड़ा हो जाता है। तो ऐसी बहुत मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आप देखोगे तो लिटरली आपकी आंखों में पानी आ जाएगा कि ऐसा भी वर्क हो रहा है लिटरली। तो हमें वो अंकल से हमारी बात हुई, तो शायद 6 महीने हमने वर्क किया, और हमने एक बार अपने मुंह से मतलब पहला शब्द जो निकाला वो अपने घर का एड्रेस बोला, हमारा कांटेक्ट हुआ, हमने उनसे बात की, और वो आज अपने घर पे सही सलामत है। मतलब वो मिसिंग थे। आश्रम सर्च सदन ने वैसे hundreds
हंड्रेड्स में बोल सकते हैं लोगों को घर पहुंचाया, बट हमारे लिए ये एक अचीवमेंट है कि हमने एक को घर पहुंचाया, बट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई यार कितनी बड़ी बात है यार। सिनेरियो है ये वाला, तो सिनेरियो है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता कि फैमिलीज मतलब जैसे वृद्धाश्रम टाइप तो मतलब कि हम आ रहे हैं और पेरेंट्स को छोड़ गए, ऐसा कुछ होता है कि मतलब रेस्क्यू ही करते हैं ऐसा। हाँ, हम लोग देखो इस चीज को रोक तो नहीं सकते, बट इसे रोकने की एक पहल तो शुरू कर सकते हैं। तो हमने शुरू किया सेल्फ डिफेंस क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, जो कि हमारा प्रोजेक्ट था कि हम 3 से 5 महीने तक इसको चलाएंगे। हमारा टारगेट ये नहीं था कि उनको सेल्फ डिफेंस सिखा के ये मतलब एकदम सेल्फ डिफेंस सिखा देना। हमारा मेन जो टारगेट था वो ये था कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि हम कमज़ोर नहीं है, अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो हम निकल सकते हैं। तो हमने जब स्टार्ट किया था फर्स्ट डे वहाँ पे गर्ल्स आई थी अप्रॉक्स 10 से 12, और जब हमने ये प्रोजेक्ट एंड किया था तब 400 प्लस वहाँ पे गर्ल्स 400 और ये ग्वालियर में था, ग्वालियर में था स्वामी विवेकानंद निडम में। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में मेंशन किया था इस प्रोजेक्ट को। इसके लिए एक और एनजीओ है जिन्होंने विवेकानंद निडम में ऑर्गेनाइज किया था, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। बट ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हमने जब शुरू किया था तब 10 से 5 गर्ल्स थी और फिर वो 400 तक का सफ़र, और हमने ये वीडियो भी उनसे ये वीडियो में बुलवाया, मतलब बोला भी था कि आप वीडियो में बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो उन्हें ये चीज़ बोला था कि हम बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो हमारा एम था, जो हमारे लिए मेन टारगेट था ना, कि वो नहीं कि हम उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे। हम स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ है, एक्सेप्ट दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम वो सिचुएशन से निकल सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने मेंस्ट्रुएशन हेल्थ पे भी काम किया कि जब हमने शुरू किया तब जब गर्ल्स ज़्यादा होती गई, तो जब 100 हो गई 150 हो गई, तो हमने स्टार्ट किया कि हम क्यों ना यहीं पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव। और बिकॉज ऐसी 400 लड़कियां अगर हैं तो आप सोचते हो ना चलो ये तो हो ही रही, ये भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप एनजीओ वालों की देखिए होती है बेनिफिट्स मिल रहे दूसरों को। जब आपने इतना बड़ा लोग इकट्ठे कर लिया, तब सोचो ना कि ये तो मिल ही रहा है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, जितना कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं हमारी साइड से। एक बार ऐसे हुआ था कि दिवाली पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं। तो अब सब कर रहे थे ये चीज़, तो अब हम एक पर्सन को, एक नीडी को 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े दे देंगे, मिठाई दे देंगे, मिठाइयाँ दे देंगे और फटाखे दे देंगे, क्रैकर्स दे देंगे। ये चीज़ सब कर रहे हैं तो उनके पास सफिशिएंट है, सब कर रहे हैं। अप्रिशिएट वाली बात है कि सब सोच रहे हैं, दिवाली पे करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो अप्रिशिएशन वाली बात है। बट फिर कुछ दिमाग में एक थॉट आया कि दिवाली अच्छी हम नहीं बनाए, दिवाली अच्छी खुद की वो खुद क्यों नहीं बना सकते। शायद अब हमने क्या स्टार्ट किया, हमने उनको सेटअप देना स्टार्ट किया। सेटअप में दिया, कैंडल्स, रंगोली, मतलब वो सेल कर सकते हैं, उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। उनको हमने ये चीज़ बोला कि हम आपसे ना 50% अमाउंट लेंगे, 50% आप हमें दो, 50% आप रखो, बल्कि देना हमें 100% ही था। थोड़ा सा लालच के लिए कि हम 50% ही देंगे, तो उनके अंदर एक है ना वो जज्बा जगा कि यार 50% मिल रहा है, अगर रोज के 1000 की भी सेल करता हूँ तो 500 रुपये हमारे पास आने वाले, बट जाएंगे उनके पास 1000 ही। तो हाँ, एंड में हम तो अब एक हमें 4 हमें लोग मिले, अंकल आंटी और उनके 2 बच्चे, वो रह रहे थे MLB कॉलेज के सामने जो एरिया है। तो सब वो आए थे शायद देहरादून से, मैं एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, वो देहरादून से आए थे और उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मतलब सही नहीं थी, इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर हमने उनसे बात की, और जो अंकल थे वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनको घाव थे बहुत ज़्यादा। तो हमने आंटी से डिस्कस किया और उनसे बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम 50% आपको देंगे। तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की और उन्होंने वो सेटअप स्टार्ट किया, और दिवाली से 5-6 दिन पहले हमने उनको सेटअप करके दिया। और अब प्राउड वाली बात है कि दिवाली वाले दिन वो अपने घर पहुंच गए थे। कैसे कि हमने जो उन्हें अर्न किया था ना, तो उन्होंने उससे, क्योंकि कोविड के बाद से ना विदाउट टिकट आपको ट्रेन में एंट्री नहीं मिलती। वैसे तो वो जा सकते थे, बट उनके पास इतना नहीं था कि वो जाए, उनको टिकट करानी पड़ती थी। तो अब जो उन पे अमाउंट आया ना, उन्हें उस अमाउंट से वो अपने घर आज वो पहुंचे, और अपनी दिवाली जो उन्हें अच्छी की है ना, वो अपने घर पे की, खुद से की। पता है इनका एक्सपेक्टर ये है, ये पैटर्न्स फॉलो नहीं करते। क्या है, ये बिल्कुल ही मतलब क्रिएटिव है, एक तरीके से अपनी फील्ड में बहुत क्रिएटिव है। जो एक्सपेक्टर है ना इनका, मतलब जैसे अब जे उधर गए स्वर्ग सदन में,
तो वहाँ पे जैसे लोग कपड़े दे जाएंगे, ये कर देंगे, ये उनको एंटरटेन करते हैं, उनको वो वाइब देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो पर अब आप ओल्ड वेज से प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व नहीं कर रहे, नए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो ये सबसे अच्छी बात है ना कि एक नया तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। प्लस सामने वाला भी जिसको उसको ये फील नहीं होगा कि मतलब आपका एहसान है, अब उसको थोड़ा एक फील होगा कि नहीं मैंने भी अर्न किया है, मेरी भी मेहनत से हुआ है ये काम। मुझे ये चीज़ ऐसा लगता है कि ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं खुद प्राउडली बोल सकता हूँ ये चीज़ कि 4 जने ऐसे जो पिछले 4 महीने से हमारे ग्वालियर में परेशान हो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पहनने के लिए नहीं है, वो डेली कहीं से भी मैनेज करके कुछ खाते हैं, और हमने उनकी छोटी सी मदद भी नहीं की, एज अ एक ह्यूमन हमने एक ऐसा काम किया जो हमें हर किसी को करना चाहिए, नॉट इवन सिर्फ हमें, हर एक पर्सन को कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, सभी अपने लोग हैं। अगर हम अपनों के लिए नहीं करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे? तो ये कॉन्सेप्ट सभी को फॉलो करना चाहिए। मतलब जो ये बोल रहा है ना, उसकी वाइब भी वही पेट्रियोटिक वाली है कि मतलब आप इसके संग बैठोगे ना, आपका खुद का मन हो जाएगा कि हाँ यार मैं क्यों बैठा हूँ खाली, मैं क्यों कुछ नहीं कर रहा किसी और के लिए। लेकिन यार तेरे संग कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई बंदा आया हो, जैसे एनजीओ की आड़ में अपना फायदा, जैसे बच्चे वगैरह आए या हमको सर्टिफिकेट दे दो, या जैसे मेरे पास भी एक इंसिडेंट मेरे संग हुआ था कि क्या हुआ था कि पॉलिटिशियन थे वो बेसिकली, तो उन मतलब मैं वहाँ पे स्वर्ग सदन में ही था, और वो पॉलिटिशियन वगैरह आए तो 10-15 थे, तो वो आए, उनने क्या करा, केले वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे जितने वहाँ पे मेंबर्स थे उनमें। फिर उसके बाद उनने अपना माइक वगैरह सेटअप करा, उन्होंने अपना भाषण दिया कि आज हम यहाँ पे आए थे, हमने इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करा, गिन के वो 15 मिनट थे उस लोकेशन पे केवल, हमने इतने सारे लोगों से बात करी, इनकी ये स्टोरी है, उनकी वो स्टोरी है, कुछ भी रैंडम बातें होने लगी, रिकॉर्ड करा, सोशल मीडिया पे अपलोड, मतलब ये सीन मैंने देखा। तो ऐसा होता है, मतलब कभी देखा तुमने? सर्टिफिकेट वाला तो मैंने डेफिनेटली देखा है कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा। आप दोस्त हो तो आप करवा सकते हो, मतलब आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो 2 सर्टिफिकेट करा दो। ये चीज़ हो भी सकती है, कुछ कहीं हो रही हो, बट ऐसा पर्सनली मैं सोचता हूँ कि नहीं दिया जाए। हम उनसे ये कर सकते हैं कि अगर हम वर्क नहीं कर रहे, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, सामने बैठा हूँ कैमरा के, कि 2 महीने से मैंने मन की उड़ान से वर्क नहीं किया, लास्ट 2 मंथ से, क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो एक टाइम हमें चाहिए कि हाँ, थोड़ा टाइम हमें चाहिए कि हम थोड़ी और प्लानिंग कर सकें, थोड़ा और सोच सकें। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया ऑफ करना। मेरा मन की उड़ान पे आप देखेंगे तो अगस्त से कोई भी पोस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर कोई फंडिंग देने वाला होगा ना, तो उसको पता है कि ये वर्क कर रहे हैं, वैसे फंडिंग देंगे। सोशल मीडिया पे मैं इसीलिए एक्टिव नहीं हूँ, इसका मेजर रीज़न यही है कि अभी वर्क पे थोड़ा ध्यान है, पोस्ट हो जाएगी, पोस्ट में कोई वो नहीं है कि हम बता देंगे कि हाँ हमारा ये वर्क चल रहा है। तो इसलिए अभी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं हूँ। बट ऐसी चीज़ें जो स्वप्निल ने बोली कि सर्टिफिकेट वाला तो देखा है। एनजीओ में कुछ भी ऐसे होता है तो लोग उन्हें से अच्छा तो नहीं बोल रहा होगा, ऑफ कोर्स तुम कितना भी अच्छा काम करोगे तो लोग उसको सिर्फ ऐसे नहीं बोलने वाले कि वाओ क्या कर रहे हो तुम लोग। पक्का कुछ लोग होते हैं यार ये इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। हाँ, ऐसा मेरे साथ तो पर्सनली बहुत बार हुआ है। आज भी अब तो बहुत टाइम हो गया सुनते हुए, तो मैं इसका मतलब हैबिट हो गई मुझे सुनने की। मुझे लोग बोलते हैं कि एनजीओ क्यों स्टार्ट किया है, उसका रीज़न मैं नहीं बताऊंगा, वो लोग बताएंगे। लोग ये बताएंगे कि जो भी हमें फंड आता है ना, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है। अगर आज मैं अच्छी जीन्स पहना हूँ तो वो ये एनजीओ की पहना हूँ, और मैं टी शर्ट अच्छी पहना हूँ तो बस एनजीओ से फंड है, मैं उससे अच्छी। तो ये रीज़न। और कुछ होता है, अट्रैक्शन के लिए भी लोग ज्वाइन करते हैं, और वो चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फेस की हैं। बहुत सारे लोगों से ऐसा इस चीज़ पे डिस्कस भी हुआ है कि आपके ज्वाइन करने का रीज़न यही था, और वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अभी बीच में नॉर्मल हुई थी कि लोग ज्वाइन कर रहे थे, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए कि एक एनजीओ से जुड़ जाएंगे, बस एक वाहवाही हो जाएगी कि भाई हम लोग एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो ये भी वाला एक सेंस, मतलब कोई स्टोरी वगैरह ऐसी। तो एक इंसिडेंट और था कि मुझे हमें ना लोग ये चीज़ बोलते हैं कि आप तूने एनजीओ शुरू इसलिए किया क्योंकि तुझे ना एनजीओ की लड़कियां पसंद है, तुझे मतलब लड़कीबाजी के लिए। शब्द ये शायद मे बी थोड़ा सा रॉन्ग होगा, बट मुझे जो शब्द बोले जाते हैं ना, मैं वही शब्द यूज़ करूँगा कि मुझे बोलते हैं तूने एनजीओ लड़कीबाजी के लिए यूज़ किया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी थिंकिंग मैं चेंज नहीं कर सकता,
मैं सिर्फ जो कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा, और आज जिस लेवल पे कर रहा हूँ मैं आगे से ज़्यादा अच्छा करूँगा। और ये चीज़ मैं और जो आप लोग हो वो सब जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा वर्क कैसा है, तो मैं किसी को प्रूव नहीं कर सकता कि मैं किस वजह से मैंने एनजीओ शुरू किया। मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी करियर का क्या सीन है, मतलब तू एनजीओ पे ही प्रॉपर फोकस करेगा कि करियर कर रहा है कि दोनों को मेंटेन करेगा, क्या सिनेरियो है? मेरे नेक्स्ट जून से तो प्लान यही है कि यहाँ पे जो मेरी टीम है वो ग्वालियर वर्क करेगी, और जहाँ भी मैं सेटल होता हूँ बेंगलोर दिल्ली, तो वहाँ मैं मन की उड़ान 2.0 को स्टार्ट करूँगा। मतलब 2 जगह होंगे। 2 जगह ब्रांच एक्सटेंड हो जाएगा। तो अभी तूने कोई एक्सटेंड करा है क्या? हमने एक्सटेंड किया था इंदौर, बट वो ऑफ हो गया ड्यू टू लैक ऑफ फंड। लैक ऑफ कनेक्शन हो जाता है कि वहाँ पे फंड बहुत बड़ा फैक्टर है। फंड बहुत बड़ा फैक्टर है। फंड मतलब डोनेशन ही ना। डोनेशन। फंड की इतनी प्रॉब्लम आती है कि मतलब बहुत सारे इवेंट्स है ना कैंसिल करने पड़ते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। मतलब हर इवेंट का कॉस्ट मान लो 1000 है और हमें 7 डेज वर्क करना है। बीच में ऐसा टाइम था कि हम लोग 31 डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं मंथ में, हम 31 डेज डेली वर्क कर रहे थे। तो फिर एक पॉइंट आया कि हमारे पास फंड नहीं बच रहा था, तो हमें खुद की पॉकेट मनी से यूज़ करना पड़ रहा था। या ये तो होता ही है। ऐसा कभी फील किया कि मतलब आपने जैसे किसी से बात चल रही हो फंड्स के रिगार्डिंग, बट देन उनने ऐसे मना कर दिया या मुंह पे कुछ ऐसा बोला जो हर्ट हुआ, ऐसे इंसिडेंट? डिसरिस्पेक्टफुल। हाँ, काफ़ी बार हुआ है कि अगर हम किसी से फंड मांगते हैं, पहले तो कुछ लोग है ना उस चीज़ को टालना पसंद करते हैं कि कल या परसों या दे देंगे या देख लेंगे, और कुछ लोग बोल भी देते हैं कि ये कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स को किसी नोन ने ऐसा बोला था कि घर में माँ बाप की सेवा करते हो जो समाज की सेवा करने लगे हो। स्टार्टिंग जब एनजीओ स्टार्ट ही किया था, इनिशियल स्टेट था, 2-3 दिन हुए थे या 5 दिन हुए थे मुझे, होता है अपने माँ बाप की सेवा करो, वो बड़ी सेवा है और इससे कुछ नहीं होगा। सोसाइटी और डे के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बट फिर हो गया, धीरे धीरे चलता है। प्लस वही है ना कि लोगों का ये सीन है कि आप पहले खुद के घर का कर लो, ऑल्दो आप क्या कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, वो सब के बाद ही आप आगे बढ़ो सोसाइटी। वो फैमिली के लिए भी कर रहा हुआ ना, बिल्कुल कर तो रहा हुआ। वो क्रॉस में करेंगे ही, हाँ। क्योंकि काम क्या है हमको। हाँ, लोगों मैं वही कह रहा था कि लोग तारीफ ही नहीं कर सकते। कितना अच्छा भी काम आप करो तो लोग तारीफ नहीं कर सकते। मतलब 100 में से 1 या 2 तो आएंगे जो आपकी फैमिली को ब्रिंग डाउन करें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, जिसकी वाइब है ना, एक YouTube चैनल है वाइल्डली इंडियन करके, तो बेसिकली वो क्या करता है, वो मतलब ऐसे एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा वो कहते हैं, मतलब बहुत सारे पेट्स हैं उसके यहाँ पे, और वो एनिमल का एक एनजीओ चलाता है। जैसे कि साय है ना, वैसे ही वो एक एनिमल का, तो वाइल्डली उसके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो मुझे इसकी वाइब उससे ज़्यादा कंपेरेटिव लगी। तो वो इतनी अच्छी स्किल पे काम कर रहा है ना, वो आप उसको फॉलो करोगे तब उसकी भी कमेंट सेक्शन खोल के देखोगे ना कि जानवरों को कर रहे हो, इंसानों को कर रहे हो भाई, इंसानों पे तुम लात मार रहे हो। क्योंकि बेसिकली कुछ जगह वो जाता है ना रेस्क्यू करने के लिए स्नेक्स को वगैरह को, तो वहाँ पे वो गरीब लोगों में ही स्नेक्स रहते हैं, अपने घर में नहीं आते स्नेक्स। जो गरीब घर होते हैं ना, मतलब झोपड़पट्टी में स्नेक्स चले जाते हैं, तो वो स्नेक्स को मार देते हैं। तो भाई उसको देख के थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो उन पर चिल्लाता है कि ऐसा मत करो, केस भी कर सकता है आप नहीं मार सकते साहब, पर वो बस चिल्लाता है कि भाई मत मारा करो। तो उस पर कमेंट देखोगे, भाई तू गरीबों पे चिल्ला रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। और तो जो लोग बोल रहे हैं हैं वो लोग तो ये सब करते ही हैं। तुम क्या कर रहे हो? मतलब उनसे ही बोलो। नहीं, मतलब उनसे तुम ये बोलो ना, तुम क्या कर रहे हो? तुम जैसे क्रॉस में ये डाल रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? वो कमेंट करने वाला तो कुछ नहीं कर रहा ना, क्योंकि कमेंट करने वाले को क्या उसका जैसे कि उसकी भी एक स्किल है उस बंदे में। हाँ, वो क्या है, अच्छी चीज में भी बुराई ढूंढ नहीं सकता। ये स्किल है, ये भी स्किल। हाँ, अब जैसे वो 50 यूट्यूब चैनल देख रहा होगा तो उसमें देखा भाई इसको मैं क्या बुरे से बुरा कमेंट करूं जिससे मेरे को लाइक ज्यादा मिल जाए। ये सिनेरियो चल रहा है कि सबसे बुरा कमेंट जो हुआ ना उसको ज्यादा लाइक मिलेंगे, तो लोग उसी थॉट प्रोसेस के संग करते हैं कि ये वीडियो तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके अंदर ये कमी है। ये कमी को उठा के अगर मैं पॉइंट आउट करूंगा तो मैं बहुत कूल लगूंगा। तो डाल दिया मैंने, लाइक आ गए 10, तो अब मैं एक्साइटेड, अब मैं 50 वीडियोस पे कमेंट करूंगा। तो उसका खुद का सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है उसे 10 लाइक। ये भी स्किल है। अब उधर जाके कुछ बुराई नहीं। सही बात है ये। अभी जैसे आपकी टीम में कितने लोग होंगे? अभी 53 अप्रॉक्स। 53 टीम। तो वो ऑडियंस मतलब जो तुम्हारे मेंबर्स हैं उनका एज ग्रुप कौन सा है? जैसे सीनियर भी है काफ़ी जिनकी एज 40+ है। अच्छा। कुछ ऐसे भी हैं जो मेरी एज के हैं, कुछ ऐसे भी है जो मुझसे भी छोटे हैं, जिनके अंदर करने की चाह है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि करने की चाह है ना, मतलब अपनी कंट्री में ना हर पर्सन को, हर घर में किसी ना किसी को तो है, बट उनको ना एक सही ट्रैक नहीं मिल पाता। जैसे बहुत सारे मेरी टीम में ऐसे मेंबर्स ज्वाइन हुए, वो इवेंट में ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे।
हाँ बिल्कुल क्योंकि कहीं ना कहीं ना अपनी कंट्री में ना थिंकिंग थोड़ी एनजीओस को लेकर थोड़ी सी ना नेगेटिव बनी है। अब क्यों बनी है, कैसे बनी है पता नहीं, बट बनी है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि नहीं आपको एनजीओ ज्वाइन नहीं करना, आपको जो करना है पर्सनली करो। हाँ कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जाके उनको बांट लो, हाँ, एनजीओ में ज्वाइन करना हाँ। है, एनजीओ क्यों बना और एनजीओ स्टार्ट क्यों करना है, इंडिया मतलब बहुतों का ये भी रहता है कि इतना क्यों कर रहे हो, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, तुम जो सामान करना है जाके करो, हाँ ये भी रहता और है। ऐसे लोग सेम लोग फंड लेने जाएंगे तब नहीं देंगे। जैसे आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली भी कोविड पॉजिटिव थी ना जब कोविड वाला टाइम चला था, तो उस पॉइंट पे आपने ग्राउंड वर्क करा था कि नहीं करा था? जब जो सेकेंड वेव आई थी, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव दोनों में मैंने ग्राउंड वर्क किया था। एक डर था, एक खौफ था कि कहीं ये चीज़ मुझे ना हो जाए, बट मुझे ना मेरी फैमिली में से एक मेंबर ने एक चीज़ सजेस्ट की थी। एक दिन जब कोविड की सेकेंड वेव स्टार्ट हुई थी तो हमारे ग्वालियर में थाउजेंड्स में केस निकले थे और हंड्रेड्स में डेथ हुई थी। तो मुझे ना मेरी फैमिली से एक मेंबर ने बोला, मैंने बोला कि अब मैं नहीं जाऊँगा वर्क करने क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो मैं सो रहा था, सुबह 8 बजे मुझे उठाया और मुझे ये बोला कि अगर तुम वर्क नहीं करोगे तो उनको खाना देने कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मतलब जा रहे थे लोग ऐसा नहीं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें ही पता है, सबको अलग अलग, सबका एक अलग अलग लोकेशन है कि हम इस लोकेशन पे वर्क कर रहे हैं। तो मतलब उनने ऐसा बोला मुझे कि वो शायद तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सही बात तो है। वो चीज़ मुझे बहुत हिट की कि अगर ठीक है, अगर मुझे कुछ कोविड हो भी जाता है तो मेरी इम्यूनिटी मतलब ठीक होगी कि मैं सही हो जाऊंगा। मेरी एज अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, और जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिनका कोई फैमिली में नहीं है, जिनको खाना देने हम जाते हैं वो हमारा वेट करें, तो इसीलिए कोविड में मैंने सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव में वर्क किया और मेरी टीम में 90% मेंबर कोविड पॉजिटिव हुए इसी वजह से कि हम ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा खौफनाक सीन था। हर एक स्लम में हर एक पर्सन को नॉर्मल वायरल था, किसी को कोविड भी था, कुछ लोग इतने ज़्यादा बीमार थे कि वो उठने की कंडीशन में नहीं थे। तो एक डर था, बट कहीं ना कहीं कुछ करना था, तो बस वही दिमाग में था कि कुछ करना है तो करना है। और अगर मतलब किसी को कुछ हो जाए, मतलब नॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब जैसे कि तुम नहीं गए काम करने कभी और तुम्हें पता चलता है कि कुछ टाइम बाद उसको कुछ हो गया क्योंकि तुम मदद नहीं कर पाए उसकी, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या खुद को ब्लेम करते हो उसके लिए कि मतलब वो कैसा होता है? हाँ, एक मेरे साथ केस हुआ था कि मेरे एक फ्रेंड है, उनके फादर को कैंसर था, मैं उनका नेम नहीं लेना चाहूँगा, उनको कैंसर था और उसके पास ना फंड की थोड़ी सी कमी हो रही थी क्योंकि उसके फादर को कैंसर लास्ट 2-3 ईयर से था और अर्न करने वाला वो एक अकेला था, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि जिसमें हमने उसके लिए फंड कलेक्ट करना स्टार्ट किया और मैंने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट की। मैं लिटरली लोगों के घर गया, लोगों के इंस्टाग्राम पे सामने से टेक्स्ट किया कि हमें ज़रूरत है, प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर दो प्लीज़। वो अंकल की सिचुएशन ऐसी है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है अभी और वो हमसे नहीं देखा जा रहा, और आफ्टर शायद 10 और 12 डेज वो अंकल जी हमारे बीच नहीं रहे। तो वो जो चीज़ हिट हुई ना, वो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट था कि हम लोग को वर्क करते हुए 1.5 साल हो गया, बट इतना नहीं कर पाए हम कि उनको हम। ये वो वाला है कि जब तू एक बार लाइव आया था? हाँ, मैं इस चीज़ के लिए इंस्टाग्राम पे लाइव भी आया था और लाइव पे मैं लिटरली रोया था, और जो भी लाइव में ज्वाइन हुए थे, जिन्होंने मेरे मैसेजेस को सीन करके इग्नोर किया था, मैंने उनको लाइव में सुनाया भी था कि अगर आप 50-50, 100-100 रुपये भी खर्च कर दोगे तो शायद आप लोगों को इतना कोई नुकसान नहीं होगा। हम लोग 50-100-200 रुपये तो काफ़ी नॉर्मल है आजकल, खाने पीने में हो जाता है। तो अगर हम 50-100 रुपये अगर दे सकते थे तो शायद बहुत कुछ अलग हो सकता था। और जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनने एट सम पॉइंट सोचा था एनजीओ स्टार्ट करने की, बट ड्यू टू सम रीज़न नहीं कर पाए, तो मतलब उनके लिए क्या एडवाइस होगी कि अगर कोई भी इंसान बेसिक से शुरू करना चाहता है तो वो कैसे वो चीज़ अचीव करे टू स्टैब्लिश एक एनजीओ और काम कर पाए? मैंने कोविड में स्टार्ट किया था, तो मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैं क्या ना प्रॉपर मुझे एक वे नहीं मिला। वे मुझे अभी मिला कि खुशियों का आश्रम करना है या सेल्फ डिफेंस क्लास करना है, या एक क्लीन सिटी सेफ सिटी हमने प्रोजेक्ट किया था, हमने कैंसर हिल्स पूरा साफ किया था, डस्टबिन्स लगाए थे। तो अगर कोई अभी स्टार्ट करना चाहता है तो मैं उससे बस यही कहूँगा कि वो जो भी स्टार्ट करे ना, वो एक पर्टिकुलर चीज़ को कवर अप करे। जैसे आपने साहा का नाम लिया, आपने आश्रम सदन का नाम लिया,
एक डॉग्स नेशन करके है, उनका नाम लिया, दिव्यांशी एसके फाउंडेशन है, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो एक पर्टिकुलर वे में वर्क कर रहे हैं कि हाँ नीश पे वर्क कर रहे हैं। हाँ कि हमें ना बच्चों की स्टडीज पे वर्क करना है तो हमें उन्हीं पे वर्क करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि अभी बच्चों की स्टडीज फिर हमें प्रोजेक्ट चेंज करना है। हाँ। तो अगर हम कोई एक प्रोजेक्ट पकड़ते हैं तो हम उसी पे वर्क करें तो वो में भी ज्यादा इम्पैक्ट लाए। इम्पैक्ट हाँ पेनिट्रेट कर पाएंगे अपन प्रॉब्लम्स में, क्योंकि क्योंकि ये सोचो प्रॉब्लम को हाँ। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो शायद से कोई भी प्रॉब्लम को अच्छी पूरी तुमने तरीके से solve थोड़े टाइम डॉग्स को टारगेट कर मतलब डॉग्स की थोड़ी हेल्प कर दी, फिर तुमने छोड़ दिया, फिर तुम दूसरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि तुम सब तो मैनेज नहीं कर पाओगे राइट एंड। और ये मेरे से गलती हुई थी कि कोविड के बाद सब लोग नॉर्मल अपनी शेड्यूल में बिजी हो गए, तो मेरे पास है ना फिर वो एक प्रोजेक्ट नहीं था कि मैं अब किसको डोनेट करूं, क्योंकि वो हम लोग डोनेट करेंगे वो लेंगे, बट ऑलरेडी अब वो अर्न कर रहे हैं, वो अच्छे से खाना खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, तो हम उनको क्यों वापस दें, मे बी मेरे हिसाब से हाँ तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी और मैं अभी जाके मुझे एक ट्रैक मिला है कि हाँ मुझे आश्रम में ही वर्क करना है। और आगे का ऐसा सोचा लाइक कोई और प्रोजेक्ट जो आपके दिमाग में हो, आप करना चाहते हो नहीं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए? मुझे करना है तो ओल्ड एज होम के लिए और आश्रम के लिए ही करना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे ना कुछ ऐसा अटैचमेंट सा फील होता है कि जो ओल्ड एज होम में रहते हैं मतलब सबकी फैमिली मतलब ऐसा नहीं रहता कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं पैसे वाले बट अपने पेरेंट्स को नहीं रखना चाहते, तो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा तो पता नहीं सब क्यों होता है रीजन। बहुत ज़्यादा। और मैं ये पूछ रहा था जैसे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होता है क्या? हाँ, जैसे NGO का अगर मैंने registration। स्टार्ट करा तो मेरे कुछ रजिस्ट्रेशन और फंड्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते सबसे हैं? बड़ी जैसे तुमने बताया प्रॉब्लम फंड्स है, तो तुमने 2.5 साल में ये चीज को थोड़ा तो जाना होगा ना कि इसको हाँ। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो किसी नए बंदे को वो प्रॉब्लम्स वापस फेस ना करना पड़े फंड। मतलब उसको एक बेसिक सा रोड मैप मतलब सिंपल वर्ड्स में बता दो कि भाई ये रजिस्ट्रेशन लगता हुआ या फिर ऐसे फंड आ सकते हैं, कुछ जो तुमने सीखा हो 2.5 साल में कि भाई ये चीज करो तो बहुत ज्यादा बेटर है। बिकॉज अगर इस पॉडकास्ट से एक बंदे ने एनजीओ स्टार्ट किया भाई पागल है। तो मतलब रजिस्ट्रेशन होता है एनजीओ का, उसकी कॉस्ट आई थिंक 20,000 25,000 रहती है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर होता है एनजीओ। और हमें जो फंड की प्रॉब्लम आती है ना वो सभी को जब इनिशिएट करते हैं इनिशियल स्टेज पे आती है फंड की प्रॉब्लम, तो हम उस फंड की प्रॉब्लम को एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोगों के अंदर अपना ट्रस्ट बनाएं, लोगों के अंदर ट्रस्ट बढ़ाए कि हाँ हम लोग वर्क कर रहे हैं, लोगों को बिलीव कराएं कि हाँ हम लोग उस फंड का मिसयूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डेली वर्क करें, एक जो हमारा डिसाइडेड पीरियड है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम सही तरीके से करें और लोगों को बताएं कि हाँ हमने ये प्रोजेक्ट किया है, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी पूरी इधर एरिया में, हमारी कंट्री में, हमारी ग्वालियर में जो हेल्प करना चाहते हैं बट उन्हें एक ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जिसके थ्रू वो हेल्प कर सके। जैसे हमारे एनजीओ पे किसी ने ट्रस्ट किया तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको बताऊं कि आपका ट्रस्ट हम लोग टूटने नहीं देंगे, हम जो वर्क कर रहे हैं वो आपको अपडेट देंगे, आपको बताएंगे कि हम वर्क कैसे कर रहे हैं। तो एक टाइम पीरियड के बाद हमें जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो हमें फंडिंग देते हैं, वो सब हमसे कनेक्टेड हो जाते हैं और फिर प्रॉब्लम नहीं आती, बट इनिशियल स्टेज पे आती है प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक जो मेरे को ये जानना है कि आपको आज तक जितने भी फंड मिले उन सबसे ज़्यादा आप ये बताओ कि किस इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा मतलब केपेबल हैं देने के और दिए हैं गवर्नमेंट का दिए गवर्नमेंट से भी काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन सभी ने मतलब बहुत सपोर्ट किया, हर सेक्टर में सपोर्ट किया। और कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनने हमें फंडिंग प्रोवाइड की। अभी भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने हमें बहुत, जितनी हमें फंडिंग की रिक्वायर्ड थी उससे 20% एक्स्ट्रा ही दिया कि आप लोग करो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। मतलब बेसिकली देयर पीपल्स ऐसे भी हैं जो करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। और इंडिया की अगर सोसाइटी को अपन देखेंगे ना तो यहाँ पे अमीर लोग थोड़े ज़्यादा अमीर हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो वो पैसे दे सकते हैं क्योंकि उन पे जितना उनको ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैसा है। तो जैसे आपने एक ये वाला पॉइंट बोला था ना कि कई लोग ऐसा भी ब्लेम करते हैं कि आप लड़कीबाजी के चक्कर में करते हो, और कई लोग कई बार ये भी सीन होता है कि आपकी टीम की भी कई लड़कियां होंगी जो उतना कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रही हैं, तो आप ऐसा लगता है कि कोई एक फैक्टर है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम भी है कि अगर लड़की वाला पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रॉब्लम है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ मेरे साथ ऐसा केस हुआ है कि मेरी टीम के कुछ एक मेंबर थी, उनको किसी ने मैसेज किया कि
क्या हम कॉफ़ी डेट पे जाएंगे, वो मेंबर ने जो मेल था हमारा उसने ना ज्वाइन भी नहीं किया था NGO। तो मैंने उससे खुद से पर्सनली बात की कि क्या आप इसलिए NGO ज्वाइन कर रहे हैं, बट ऐसा हर बार नहीं होता, कभी कभी ये चीज़ें उठती हैं और उस पर हम लोगों ने वर्क किया है। हमें पता है कि हम कैसे किसी को ज्वाइन करवाएं, कैसे किसी को अपनी टीम में ऐड करें, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी हमारी जो मेंबर है फीमेल, उसको कभी भी ऐसा अनकंफर्टेबल फील करना पड़ा हो या उसको बहुत ज़्यादा ऐसा सोचना पड़ा हो कि क्या कोई हमसे पूछेगा या कोई हमसे ऐसा डायरेक्ट बात करने की कोशिश करेगा। ऐसा कभी कुछ डायरेक्टली नहीं हुआ। एक मैंने आपको इंसिडेंट बताया मैसेज वाला, उसके बाद आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को ये भी पूछना था, जैसे तूने बताया कि 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब दोनों जेंडर का तुम्हारी टीम में। तो जैसे तुम ग्राउंड वर्क करते हो या फिर तुम कोई ऐसे एरिया में जा रहे हो जो मतलब फैमिली गर्ल्स की फैमिली अलाउ नहीं कर रही, या कोई ऐसा इशू आ रहा है कि उनको अलाउ नहीं कर पा रहा है, या फिर वो खुद से फील नहीं, कुछ भी ऐसा एक्सवाइजेड, क्योंकि ग्राउंड वर्क करना ना कहीं रात में जाना पड़े, बहुत लेट नाइट हो सकता है ना, तो उस पॉइंट पे लड़कियां जा पाती हैं उस जगह, या फिर फैमिली सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, क्या सिनेरियो फंसता है? फैमिली सपोर्ट करती है बट एक लिमिट तक की। वही मैं कहीं ना कहीं थिंकिंग अभी भी है कि गर्ल्स रात को बाहर नहा निकले, थोड़ा सा उनको मतलब थोड़ा सा फील होता है ऑब्वियस। तो हम लोग ये पूरा ध्यान रखते हैं कि अगर हम कोई ऐसी लोकेशन जा रहे हैं जो थोड़ा सा अनसेफ है तो हम वहाँ लेके ही नहीं जाते, जो कि सीधा फंडा है कि अगर हम उनको लेके जाएंगे तो मे बी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही हम उसको अवॉइड कर दें, उस चीज़ पे नहीं जाए तो बेटर है। और शायद आपकी टीम की भी कई लड़कियां होंगी जिनके घर पे पता भी नहीं होगा कुछ लोकेशन पे वो काम कर रही हैं, जस्ट बिकॉज उनको ऑब्स्टेकल ना बन जाए पेरेंट्स। हाँ, कुछ तो ऐसे हैं हमारी टीम में जिन्होंने अपने घर पे नहीं बताया। ऐसा फीमेल के संग नहीं, ऐसा मेल्स के संग भी एक्सेप्टेड होता है कि मतलब पेरेंट्स अलाउ नहीं करते रात को निकलने के लिए, या कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ हमें भी अनसेफ फील होता है। ऑब्वियसली हम लोग उस लोकेशन पे जा रहे हैं, क्या पता कुछ हमारे संग ही कुछ ऊपर नीचे हो जाए, किसी ने हमें रोक लिया या किसी ने हमें कुछ बोल दिया, तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान थोड़ा देना रखना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि NGO बच्चों का भी तो खेल नहीं होता, बड़े होते हो अडल्ट होते हो तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है साथ ही साथ। जैसे कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि साहा में क्या होता है ना, ड्राइव पे जाते थे, आप फूड इकट्ठा करते हो, फूड बनाते हो साथ में, फिर उसको लेकर जाते हो, तो टीम्स बनाई जाती है कि 5 लोग इधर जाओ 5 लोग इधर जाओ। सो उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे को मिला कि कैंसर का कवर करना है या फिर बालन का कवर करना है, तो 5 लोगों की टीम है। तो उसमें मैं एक बार गया था, टीम में लड़कियां भी थी, लड़कियों को इवॉल्व हो जाते, मैं एक लड़की की शादी गया था और वहाँ पे भी लड़के साथ गए थे। सो उसमें क्या होता है कि मेरे किसी रिश्तेदार ने से देख लिया होगा मेरे को ड्राइव पे, सो उसने मेरे घर पे क्या बोल दिया कि मैंने इसको देखा था लड़कियों के साथ घूम रहा था ये। तो यू कांट एक्सप्लेन देम ना कि द रीज़न आई एम वॉन्डरिंग अराउंड, ऐसे ही नहीं घूम रहा भाई, क्योंकि तुम्हारी वजह से ऐसे घूमते भी, पर मेरा तो कुछ काम था घूमने का भाई, मैं कुछ कर रहा हूँ, पर उनको समझ में नहीं आती बात। और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मुझे कोई बोलता है कि तू NGO के फंडिंग से अपना खुद का खर्चा चला रहा है, तो मैं किसी को एक्सप्लेन करने में बिलीव नहीं रखता। और मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे आसपास वालों को पता है मैं गलत नहीं हूँ, मेरी टीम को पता है मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं थर्ड पर्सन को क्यों ही बताऊँगा। और अब इतनी बार इसने फेस कर लिया हो कि अब इसको लगता होगा कि जाए। अब जैसे पहली बार आप फेस करोगे ना, उस टाइम में तो आपके मेंटली क्या आ जाएगा। मुझे जब किसी ने बोला कि तूने NGO लड़कियों की वजह से स्टार्ट किया है, तो जब फर्स्ट टाइम किसी ने बोला था ना, आई स्वेयर मैं कसम से पूरी रात रोया था कि मैंने क्या सोच के स्टार्ट किया था, क्या आज लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या परसीव कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट की थी। बट फिर मुझे ये चीज़ समझाई थी मेरे पेरेंट्स ने कि नीलेश देखो, बोलने वाले ना बहुत सारे आएंगे, अभी तो आप स्टार्ट किए हो, अभी तो बोलने वाला एक आया, ऐसे 1000 लोग मिलेंगे आपको बोलने वाले, बट मेन ये है इससे आपको डील कैसे करना है। तो वर्क तभी मैंने नहीं रोका कि अगर वहाँ मैं रुक जाता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जो भी मैंने थोड़ा बहुत, अगर मैंने अपनी कंट्री के लिए, अपने सिटी के लिए, किसी के लिए अगर 0.1% भी किया है ना, 0.01% भी किया ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये बहुत प्राउड वाली बात है। पता है, तेरे से बात करके ऐसे समझ में आ रहा है जैसे फैमिली तेरे को हर पॉइंट पे सपोर्ट करे। जैसे कोई ऑब्स्टेकल आया, अब तूने बोला कि ये दिक्कत आ गई या किसी ने मेरे से ये बोल दिया, तो उस पॉइंट पे पेरेंट्स मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, मतलब पूरी जर्नी में पूरा सपोर्ट रहा है। तो मतलब बात पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट पेरेंट्स के साथ साथ किसी का रहा है ना, वो मेरी टीम का रहा है। मैं सबसे बड़ा क्रेडिट जो देता हूँ ना, अपनी टीम को भी देता हूँ, क्योंकि मेरी टीम में ना, मतलब टीम में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो मेरे
से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ और वो मुझे मन की उड़ान में मिले थे। वो मेरे बहुत, उनको मैं अगर कभी भी मैं कोई प्रॉब्लम फेस करता हूँ एनजीओ से रिलेटेड, मैं उनसे शेयर करता हूँ ना, सॉल्यूशन नहीं निकले बट हम डिस्कस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सा फील होता है। और मेरी टीम में मतलब जितने भी लोग अभी करंट में हैं, सब बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। कभी भी हम लोग फेस करते हैं फंडिंग का इशू, कोई भी XYZ कोई भी इशू, तो सब लोग साथ में खड़े होकर उस चीज़ का सोल्यूशन निकालते हैं और वो चीज़ डेफिनेटली पूरी हो जाती है। तो मेरी टीम का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे एनजीओ के जर्नी में। एक पर्सन का, मतलब सिंगल पर्सन, कोई भी पर्सन हो, कुछ तो ऐसे ज्वाइन हुए जिनकी एज 15-16 साल है, उनके अंदर करने की इच्छा है। उस 15-16 साल से लेके जो हमारे सीनियर्स हैं जिनकी एज 50+ भी है, 55 भी है, उन तक सब ने एक पर्सन ने जो सपोर्ट किया है, उसकी वजह से आज मन की उड़ान जो भी है, आज मन की उड़ान उनकी वजह से ही है। प्लस आप जो एक मेंटली ग्रोन हो जितना, मतलब बिकॉज ऑफ एन एनजीओ मेंटल स्टेबिलिटी जितनी आई है, तो वो भी आप, इट इज़ कि यू स्टैंड आउट, मतलब यू हैव इवॉल्व एक तरीके से जस्ट बिकॉज ऑफ एनजीओ, मेरा पर्सनली मानना है। और पता है मतलब अच्छी बात क्या लग रही है ना, कि ग्रेटफुल है कि एटलीस्ट टीम को कर रहा है, पेरेंट्स को, सबको वो तो कर रहा है कि हाँ भाई ऐसा सिस्टम था हमारा। सबका है ही, मतलब वही इसमें अगर मैं आपके सामने ये बोल दूं कि ये पूरा क्रेडिट मैं खुद को देता हूँ, हाँ तो जस्टिफाइड ही नहीं है। Right. ये कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि एक पर्सन कैसे कर सकता है। जब तक मतलब सुना होगा शायद, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से हम ताली नहीं बजा सकते। तो जब तक दूसरा हाथ नहीं आएगा ना, तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्रेडिट सभी को जाता है, बल्कि मुझे 1% जाता है तो 99% उनको जाता है। हाँ, मतलब बेसिकली है नीलेश अगर यहाँ पे है, हाँ। तो बेसिकली वो वो अपनी नीलेश पूरी नहीं है। टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो नीलेश नहीं है, हाँ। वो मन की उड़ान। मन की उड़ान बिल्कुल। exactly। यहाँ मैं हूँ तो मैं नीलेश नहीं हूँ। हाँ। अगर मैं आपके बीच में आया हूँ एज अ अपने एनजीओ को हाँ। बताने, तो मैं नीलेश नहीं आया हूँ, मैं मन की उड़ान है। अगर मैं पर्सनली कुछ बता रहा हूँ तो वो मेरा पर्सनल है। एक और क्वेश्चन था कि मन की उड़ान नाम कैसे सोचा और ये पड़ा कैसे नाम? वो बच्चा, हाँ बच्चे के जो मन में था, हाँ छोटा बच्चा है, हाँ तो आप रिलेट कर सकते हो मेरी स्टोरी से। वो हाँ। बच्चा, उसको हमने मतलब उसको देख के हमने स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं मेरे माइंड सेट चेंज हुआ, तो मेरे मन की उड़ान उसके लिए हुई थी, तो इसीलिए नाम पड़ा मन की उड़ान। और ऐसा मन की उड़ान नेम से एक और एनजीओ है राजस्थान में, वो लोग भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, सेम नेम से। हाँ। तो मतलब एक आध बार ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा मैसेज वगैरह आया था कि शायद आपने नेम कॉपी किया है, बट ऐसा नहीं था। बट हमारा जो रजिस्टर्ड है, हमारा भी रजिस्टर्ड है और राजस्थान उनका भी रजिस्टर है। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही था, मन की उड़ान, मेरा मन चेंज हुआ तो मेरे मन की उड़ान। नाइस। मैं आर्मी ज्वाइन करना था ना, सो अगर तुम आर्मी ज्वाइन कर पाते, जो तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम थी वो नहीं होती है, तुम आर्मी ज्वाइन कर लेते, तुम्हारा क्या POV रहता फिर एनजीओ के लिए? मतलब योर POV व्हेन यू आर एन आर्मी तो शायद मैं एनजीओ ज्वाइन ही नहीं कर, फिर मैं एनजीओ स्टार्ट ही नहीं कर पाता। मेरे ख्याल मैं कुछ मतलब मैं उस समय अगर मैं आर्म फोर्स में ज्वाइन होता, तो मैं ये ट्राई करता कि अगर मैं आर्म फोर्स में हूँ तो 100% मैं उनके लिए हूँ, मैं 100% उस मिट्टी के लिए हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो वो मिट्टी के लिए ही होता है। तो शायद तब मैं एनजीओ स्टार्ट नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं इसको एक पॉजिटिव पॉइंट भी मान सकते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हैं कि मेरा जो सपना था आर्मी, वो पूरा नहीं हुआ। मेरा सपना था कि मैं और ज़्यादा ग्राउंड पे जाऊँ। मतलब आर्म फोर्स बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मतलब ये कि किसी भी आर्मी ऑफिसर से मिलना, उनसे डिस्कस करना, उनके साथ बैठना, उनकी 2 चीज़ें लेना, उनकी 2 चीज़ें शेयरिंग। तो अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई तो मैंने ये की, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है मेरे लिए कि एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बना है मन की उड़ान, और एक नेगेटिव भी है कि मैं वो कंटिन्यू नहीं करता, मतलब उसमें ज्वाइन नहीं तब भी एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। फॉर अ गुड रीजन।